तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाली हैं, जो कि है रूलिंग दी कंट्री साइड। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बताता है द कंपनी बिकेम्स द दीवान, कि भाई जो आपकी कंपनी थी माय फ्रेंड्स, अब वो दीवान बन चुकी थी। ठीक है, और आपको जो पिक्चर शो कर रखी है, चलो एक बार एक काम करता हूँ, मैं पहले इसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये है आपके रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स ये आपके रॉबर्ट क्लाइव खड़े हैं, जो कि आपके मुगल रूलर के सामने खड़े हैं और उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की यहाँ पे दीवानी राइट मांग रहे हैं। ठीक है, और दीवानी का मतलब माय फ्रेंड्स आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा अगर आपने मेरे इससे पिछले वाले चैप्टर की वीडियो को देखा है तो। ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive tent with a few Englishmen and Indians are witness. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imaginations. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बेसिकली क्या बात बताते हैं कि भाई देखो, आपको ये पिक्चर देख के ऐसा लग रहा होगा कि भाई पूरी बड़ी यहाँ पे एक सेरेमनी आई करी होगी इन लोगों ने, और पूरे बड़े एक मतलब कि त्योहार के तरीके से इसको मनाया होगा और उस टाइम पे इनको यहाँ पे दिया होगा, राइट। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं था माय फ्रेंड्स। रियलिटी के अंदर ये क्लाइव था, इसके साथ में एक दो अंग्रेज और थे और यहाँ पे राजा था, और उन्होंने आपस में मतलब कि ये दीवानी राइट इनको मिल गई थी। लेकिन क्लाइव ने अपनी लाइफ के सीन को दर्शाने के लिए इस पेंटिंग को यहाँ पे बनवाया है, और यहाँ पे देखो इसको एक त्योहार की तरह और एक ओकेजन की तरह यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ठीक है, बाकी चलो यार अब आप सभी को आगे बताते हैं। सो कहता है एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि दीवानी राइट मिलने के बाद कंपनी वहाँ पे चीफ बन गई। किस चीज़ की चीफ बन गई कि भाई यहाँ पे जो भी पैसा होगा, किस चीज़ के ऊपर कितना कर लगाना है, किससे पैसा इकट्ठा कर इकट्ठा करना है, तो ये सभी जो आपकी राइट थी कंपनी के हाथ में चली गई। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई कंपनी इससे भाई वो भी इकट्ठा करती थी और वो कर को इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी कि भाई हमें कितनी यहाँ पे अपनी जो कंपनी के खर्चे को निपटाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से माय फ्रेंड वो कर को यहाँ पे मतलब कि अपना लगाती थी, और अपना क्या हमने सामान यहाँ पे खरीदना है वो सभी चीज़ें अब कंपनी ही वहाँ पे देखती थी, जिन जिन के अंदर यहाँ पे राजा ने कंपनी को राइट दे दी थी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद कॉशन. Being an alien power, it need to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. How was this to be done? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the right of people and produce the crop it wanted. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब धीरे धीरे टाइम बीता तो कंपनी ने इस बात को सीखा कि भाई यहाँ पे हम एक बाहर से आके पावर है हमारी, मतलब कि हम यहाँ पे पैदा नहीं हुए, हमने यहाँ पे बाहर से आके कब्जा किया है। सो हमने यहाँ पे इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो यहाँ का कंट्री साइड एरिया है, अब कंट्री साइड का मतलब होता है हमारे फ्रेंड्स जो आपके गांव वाला एरिया हो गया, जो आपके रूरल एरिया हो गया। ठीक है, सो यार वहाँ पे जो आपका कंट्री साइड एरिया है वहाँ पे कुछ लोग पहले से रहते हैं, कुछ लोग पहले से अपना आधिपत्य अपना कंट्रोल बना के वहाँ पे बैठे हैं, उनकी वहाँ पे इज्जत है, प्रेस्टीज है। ठीक है, सो यार हमें उनको भी ध्यान रखना है कि हम उनको वहाँ से कम्प्लीटली ना हटा दें, और लेकिन हम उनको अपने कंट्रोल में भी कर लें, हमें ऐसा कुछ यहाँ पे सीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स आज का जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम यही सब स्टडी करेंगे कि भाई जो आपकी कंपनी थी उसने इन लोकल जो आपके कंट्री साइड वाले जो प्रेस्टीज वाले लोग थे इनको अपने अंडर में कैसे किया और अपने साम्राज्य को वहाँ तक कैसे फैलाया। ठीक है,
इसके लिए माय फ्रेंड्स हमारे पास अब टॉपिक आता है रिवेन्यू फॉर द कंपनी, कि भाई कंपनी के पास आपके जो टैक्स थे, जो कंपनी के पास पैसा आता था वो कहाँ से आता था और कैसे मिलता था। फिर यहाँ पे बताते हैं द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। ये भाई वैसे तो आपकी कंपनी वहाँ पे दीवान बन चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने आप को सबसे पहले व्यापारी ही समझते थे। इट वांटेड अ लार्ज रिवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। अब यहाँ पे वो लोग चाहते थे कि भाई हमें बहुत सारा कर तो मिल जाए, बहुत सारे टैक्स तो हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो कि हम कोई रेगुलर सिस्टम नहीं लगाएं कि भाई आज हम यहाँ पे कर इकट्ठा करेंगे, एक महीने बाद फिर इकट्ठा करेंगे। वो ऐसा कोई रेगुलर सिस्टम यहाँ पे नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भाई हमें सबसे ज़्यादा कर मिले। ठीक है, द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years value of the goods bought by the company in Bengal doubled। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई बेसिकली वो चाहते थे कि हमें कि इतना रेट हो जाए कि हम यहाँ पे बहुत सस्ते दामों पे चीज़ों को खरीद पाएँ। और यहाँ पे माय फ्रेंड्स जबकि जो 5 साल यहाँ पे कंपनी ने बिताए थे उनके अंदर क्या हुआ था कि भाई जो यहाँ पे बंगाल के अंदर कि जो भी चीज़ वो पहले खरीदते थे सभी के प्राइस माय फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्राइस तो उतने ही रहे, लेकिन कंपनी की जो खरीदारी थी वो दुगनी हो चुकी थी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द गुड्स बाइड बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। और माय फ्रेंड्स एक मिनट यार, हाँ, तो माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे ये बात आप सभी को कह रहे हैं कि भाई जो भी वो सामान खरीदते थे माय फ्रेंड्स उसकी वैल्यू डबल हो गई थी। ठीक है, अब ये बात क्लियर कर लो। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी मेरे को, बट कोई नहीं, चलो। अब यहाँ पे कहते हैं बिफोर 1865 द कंपनी हैड purchase goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of the goods for export। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई पहले कंपनी क्या करती थी, यहाँ पे ब्रिटेन से सोना चांदी मंगा के उसको यहाँ पे हमारे व्यापारियों को दे के और उनसे सामान खरीद लेती थी और फिर उसको बाद में ब्रिटेन भेज देती थी। लेकिन अब उन लोगों ने क्या किया, हमारे यहीं से तो कर इकट्ठा करना और यहीं पे सामान खरीदना और फिर इसको बाद में ब्रिटेन भेज देना। सो माय फ्रेंड्स अब वो कुछ इस तरीके का काम यहाँ पे करने लगे। ठीक है, बाकी आप ये पिक्चर देखो, ये है आपकी जो माय फ्रेंड्स आपके जो पूरे सप्ताह में एक मार्केट लगती है ना, वो मुर्शिदाबाद बंगाल की मार्केट की आपको पिक्चर शो कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है कि भाई पीजेंट एंड आर्टिजन्स फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली केम टू दीज वीकली मार्केट्स टू सेल देयर गुड्स एंड बाय व्हाट दे नीड। These market are badly affected during times of economic crisis। कि भाई ये जो आपकी मार्केट है माय फ्रेंड्स, ये आपकी पूरे वीक में लगती थी एक बार, और यहाँ पे आपके जो पीजेंट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वो आते थे, वो उनको जो सामान खरीदना होता था खरीदते थे, जो बेचना था उसको बेच देते थे। ठीक है, और उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये मार्केट आपकी बहुत अफेक्ट हुई जब आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस आई। ठीक है माय फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे बताते हैं, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, फिर कहते हैं सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। कि भाई हमें धीरे धीरे पता लगा कि जो भाई यहाँ पे बंगाल की इकनॉमी है वो एक बहुत गहरा क्राइसिस यहाँ पे फेस कर रही है। माय फ्रेंड्स क्राइसिस तो फेस करेगी ना। अब एक बात देखो, हमारे यहीं से तो कर इकट्ठा करना, उस कर के पैसे से माय फ्रेंड्स हमारी ही चीज़ें खरीदना और वो चीज़ें खरीद के सीधा ब्रिटेन भेज देना, जबकि वो चीज़ें हमारे पास रह ही नहीं रही। तो क्राइसिस तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे आना था। फिर यहाँ पे बताते हैं artisans were dressing villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। अब यहाँ पे जो आर्टिजन्स लोग थे माय फ्रेंड्स, उनको फोर्स किया गया कि भाई आप एक काम करो, जो भी आप सामान यहाँ पे बनाते हो उसको बहुत कम दाम पे हमें दो। कंपनी वाले उनको ऐसे फोर्स करते। Peasants were unable to pay the dues that were bring demand from them। Artisanal production was in decline and agriculture cultivation showed साइन ऑफ कोलैप्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो किसान लोग थे वो यार जो कंपनी कर लगाती बहुत ज़्यादा वो उसको दे नहीं पाते थे, और यहाँ पे जो आर्टिजनल प्रोडक्शन की जाती थी अब वो भी आपकी धीरे धीरे कटने लगी क्योंकि कंपनी उसको बहुत कम दामों पे खरीदती थी। और ऐसे माय फ्रेंड्स जो आपकी खेती होती थी यार वो भी आपका ऐसे ही कोलैप्स यहाँ पे शो करने लगी। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। तब माय फ्रेंड्स आपका एक बहुत भारी अकाल पड़ा 1770 के अंदर बंगाल के अंदर, जिसमें आपके 10 मिलियन लोग मारे गए। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। और बंगाल की आप 1/3 पॉपुलेशन कह सकते हो, जनसंख्या कह सकते हो, जो कि मारी गई। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बताते हैं द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ज़रूरत थी एग्रीकल्चर को यहाँ पे इम्प्रूव
अब यहाँ पे कहते हैं इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे इकोनॉमी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी तो क्या कंपनी वहाँ पे टैक्स इकट्ठा कर पाएगी? तो जी नहीं माय फ्रेंड्स, फिर वो भी टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेगी? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इंक्रीज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। तो कंपनी के बहुत सारे ऑफिशियल लोगों ने अब ये बात सोची कि भाई अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भूमि के ऊपर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो खेती होगी उसका विस्तार होगा और फिर हमारा टैक्स बढ़ेगा जो हमें मिलता है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? तो अब ये कैसे करा जाए, बस सवाल था माय फ्रेंड्स ये। After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. फिर माय फ्रेंड्स 2 डिकेड्स तक डिबेट करने के बाद इस क्वेश्चन के ऊपर कंपनी यहाँ पे फाइनली एक सिस्टम लेके आई जिसको वो कहते थे यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 के अंदर लेके आई। ठीक है, बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार्स। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी। अब माय फ्रेंड्स इस सिस्टम के अंदर क्या था कि भाई जो राजा लोग थे और जो तालुकदार लोग थे उन सभी को ही उनके ऊपर कर लगाना होता था, किसानों के ऊपर, और उन्हीं को उनसे कर वसूल के कंपनी को यहाँ पे देना होता था। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। और फिर इन लोगों ने क्या कर दिया, इनके जो कर थे माय फ्रेंड्स उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई फ्यूचर के अंदर ये कभी नहीं बढ़ेंगे, हमारे कर इतने हैं और इतने ही रहेंगे। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers. At the same time, encourage the जमींदार to invest in improving the land. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्ट से उनको 2 फायदे हुए। फ़ायदे कैसे हुए माय फ्रेंड्स की कंपनी ने सोचा, एक तो हमें क्या होगा भाई रेगुलर मतलब कि सेम इनकम हर बार मिलती रहेगी, और जो ज़मींदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, फिर जो यहाँ की भूमि है उनकी ज़मीन है उसको बहुत अच्छा करने की सोचेंगे। वो ऐसा क्यों सोचेंगे अपनी भूमि को अच्छा करने की, कि भाई हमारी भूमि ज़्यादा अच्छी होगी तो हमारी फसल की पैदावार ज़्यादा होगी, हमारी बचत ज़्यादा हो पाएगी, और हमें अंग्रेज़ों को तो फिर सिर्फ एक फ़िक्स अमाउंट ही देना है, ज़्यादा पैसे नहीं देने उससे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम फ्यूचर में तुमसे इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। Since the revenue demand of the state would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land। और अगर यहाँ पे जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और वो ज़्यादा फसल हमें ला के देगी तो यार जो हमारी रिवेन्यू है, हमारे पैसे हैं वो बढ़ेंगे। तो लोगों ने ऐसा सोचा। ठीक है, बाकी ये जो पिक्चर है माय फ्रेंड्स ये देखो आप, ये है आपकी चार्लेस कॉर्नवालिस की। और माय फ्रेंड्स ये आपके गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के जब आपका परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। सो आगे माय फ्रेंड्स निकल के आता है हमें हमारा टॉपिक जो आपको बताएगा कोलब्रुक ऑन बंगाल रायट्स, कि भाई क्या सीन हुआ था। चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे। सो कहते हैं In many villages of Bengal, some of the powerful ryots did not cultivate but instead gave out their land to the others, the under tenants, taking from them very high rents. In 1806, H.T. Colebrook described the conditions of these under tenants in Bengal. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था कि भाई बंगाल के अंदर जो आपके गांव थे वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल रेट्स जो आपके लोग होते हैं वो अपनी भूमि को खुद से मतलब कि उसकी सिंचाई वगैरह खुद से फसल वगैरह नहीं बोते थे। वो क्या करते थे, ज़मीन को दूसरों को दे देते थे रेंट के ऊपर कि भाई तुम फसल बो हमको रेंट दे दो। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रखा है कि भाई अब जो H.T. आपका कोलनबर्ग है इसने हमको कंडीशन बताई है उन लोगों की जो कि दूसरों की भूमि को रेंट पे लेके बोते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं दी अंडर टेनेंट्स डिप्रेस्ड by an excessive rent in kind and by the unsurious return for the cattle, seed and subsistence advanced to them, can never extricate themselves from debt. In so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई बेसिकली सीन क्या था कि उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स होता था जिसको वो लोग बहुत मुश्किल से ही पे कर पाते थे, इसलिए माय फ्रेंड्स वो हरदम यहाँ पे कर्जे के बोझ में दबे रहते थे। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई उनकी जो कंडीशन थी माय फ्रेंड्स वो भी बहुत ख़राब थी और वो अपनी सिचुएशन को बहुत मुश्किल से ही थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर पाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बता रखी है। सो कहते हैं
दी परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कि भाई जबकि आपको लगा होगा परमानेंट सेटलमेंट से काम बन गया होगा, लेकिन माय फ्रेंड्स इसने भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया सामने। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। The revenue that had been fixed was so high that the Jamidar found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his Jamidari. Numerous Jamidars were sold off at the auctions ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई कंपनी वाले लोगों ने ये बात देखा कि भाई यहाँ पे जो जमींदार लोग थे वो ज़मीन को ऊपर पैसा उन लोगों ने नहीं लगाया कि भाई हम अपने ज़मीन की कंडीशंस को इम्प्रूव करें ताकि हम ज़्यादा पैदावार यहाँ पे कर पाएँ। वो उसका कारण माय फ्रेंड्स ये था कि क्योंकि जो कंपनी ने टैक्स उन लोगों के ऊपर लगाए थे वो कुछ ज़्यादा ही हाई थे, जबकि ज़मींदार उन्हीं टैक्सों को वहाँ पे नहीं पे कर पाते थे। ठीक है, अब टैक्स ना पे करवाने की वजह से क्या हो रहा था कि जो उनकी ज़मीनें थी माय फ्रेंड वो ऑक्शन के अंदर वहाँ पे बेच दी जा रही थी कंपनी के द्वारा। ठीक है, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी दिस सिचुएशन चेंज, और फिर आपकी सिचुएशन बदली माय फ्रेंड्स 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के अंदर। द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड, और यहाँ पे जो माय फ्रेंड्स आपकी कल्टीवेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ी और मार्केट भी बढ़ी। दिस मींट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नॉट गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रिवेन्यू डिमांड। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स इससे क्या हुआ, जमींदारों को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ, लेकिन अब कंपनी कुछ नहीं ले सकती थी क्योंकि उसने बोला था कि मैं फ्यूचर में अपने रिवेन्यू की डिमांड को नहीं बढ़ाऊंगा। दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली, कि भाई ये हमारा परमानेंट फिक्स है। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, लेकिन तब भी जमींदारों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम हमारी जो भूमि है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करें। Some had lost their lands in the early years of the settlements, others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछों ने तो अपनी ज़मीन को पहले ही यहाँ पे बेच दिया था माय फ्रेंड्स आपके ऑक्शन के अंदर, लेकिन कुछ अभी भी यहाँ पे रास्ते ढूंढ रहे थे कि भाई हमें ज़मीन के ऊपर पैसा भी ना लगाना पड़े, हम रिस्क फ्री यहाँ पे पैसे कमा सकें। As long as the जमींदार could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बस जमींदारों का इंटरेस्ट यही था कि भाई जो हमारे नीचे काम करते हैं उनको हम भूमि अपनी रेंट पे देते हैं, उनसे रेंट इकट्ठा करें, और उनका कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि हम अपनी ज़मीन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको एक एक्टिविटी बताते हैं मज़ेदार सी जो कि आपको करनी है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कहता है Why do you think Colebrook in concerned with the conditions of the underwrites in Bengal read the prescribing passage and suggest possible reason? अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो कोलब्रुक थे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे जो लोग मतलब कि रेंट लेके ज़मीन के ऊपर काम करते थे उनकी लाइफ के अंदर। तो यार उसका आप आंसर देने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लो फिर आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, सो अब यहाँ पे कहता है ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ओप्रेसिव। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज रेंट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, was evicted from the land he had cultivated for generations. अब यहाँ पे Mahal, the British revenue record, Mahal is a revenue state which may be a village or a group of villages. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बता रहा है कि भाई बता रहा है उन टीनेंट्स के बारे में कि भाई जो वो टीनेंट्स लोग थे वो क्या करते थे, फसलें बोने के लिए यहाँ पे जो आपका अमीर लोग होता है उससे लोन लेके वो लोग फसलें बोते थे। ठीक है, अब यार जब वो मतलब कि फसलें लोन लेके बोते थे और जब वो अपना उस लोन को वापस से नहीं चुका पाते थे तो फिर क्या सीन होता था माय फ्रेंड्स, जो उनकी ज़मीनें वो सालों से बोते आ रहे थे वो छीन ली जाती थी उनसे। ठीक है, और उनको रेंट पे दोबारा नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद आपको महाल के बारे में बताता है और कहते हैं कि भाई ये आपका एक ब्रिटिश का रिवेन्यू रिकॉर्ड है, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई 3-4 गांवों का मतलब कि एक ग्रुप बना के उसको पूरा रख दिया जाता है कि भाई यहाँ से कितना हमारा रिवेन्यू आने वाला है। ठीक है, बाकी चलो अब आपको बताते हैं अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड, कि भाई आपका नया सिस्टम यहाँ पे डिवाइज किया गया। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. अब यहाँ पे कंपनी ने सोचा कि भाई 19th के शुरुआत में कि भाई हमें अगेंस्ट रिवेन्यू सिस्टम हमारा चेंज करना पड़ेगा।
हाउ कुड रिवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, कि भाई हम एक परमानेंट अपने जो हमारा टैक्स है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, जबकि हमें बहुत बार ज़्यादा पैसे की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉट मैकलेंजी devised the new system which came into effect in 1822। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स जो कि आपके उत्तर प्रदेश का एरिया है आज के करंटली टाइम में, लेकिन वो आपके उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था। वहाँ पे आपका एक इंग्लिश मैन था माय फ्रेंड्स जिसका नाम था आपका हॉल्ट मैकेंजी, जिसने एक नया सिस्टम यहाँ पे डिवाइस किया और माय फ्रेंड्स वो आपका पूरे इफेक्ट के अंदर आया 1822 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे वो सिस्टम क्या था चलो उसको जान लेते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीड टू बी प्रिजर्व्ड। उन्होंने पाया कि भाई जो यहाँ पे विलेज है, गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे नॉर्थन इंडियन सोसाइटी के अंदर और इसको यहाँ पे बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी है। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे उसके आदेश के अनुसार वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उसने कलेक्टर्स को भेजा, गांव भेजा और वो वहाँ पे जाके वहाँ की भूमि को देखते, वहाँ के खेतों को देखते, वहाँ से रिकॉर्ड इकट्ठा करते, वो देखते कि लोग वहाँ पे किस तरीके के कस्टम फॉलो करते हैं। द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। और माय फ्रेंड्स उन्होंने इन सभी मतलब कि अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद देखा और एक महाल के अंदर पूरी रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया कि भाई कितना टैक्स हमें इस गांव से लेना है। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। और माय फ्रेंड्स फिर ये डिमांड थी बार बार वो मतलब कि रिवाइज करते रहते थे, जैसे कि बार बार जाके इंस्पेक्शन करना कि भाई यहाँ से हमें अब पैदावार बढ़ गई तो हमें अपना कर भी बढ़ाना चाहिए। This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार। और अब जो माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे जिम्मेदारी थी कि भाई टैक्स लोगों से इकट्ठा करो और हमें ला के दो, वो अब जमींदार से हटा के इन लोगों ने जो विलेज का गाँव का मुखिया होता है उसको दे दी। ठीक है, दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द मालवारी सिस्टम। और माय फ्रेंड्स ये जो आपका सिस्टम था इसको वो लोग यहाँ पे महालवारी सिस्टम बोलते थे। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स हम कल स्टडी करेंगे दी मुंड्रो सिस्टम। आज के पार्ट के अंदर यार इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी माय फ्रेंड्स इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और उनको भी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, बाकी अगर आप अगली वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।